नमस्कार दोस्तों। 16 जुलाई साल था 1945, लेकिन सूरज अभी पूरी तरह से उगा नहीं था और अमेरिका के न्यू मैक्सिको में वैज्ञानिक खामोशी से एक मोमेंट का इंतजार कर रहे थे। और फिर सुबह 5:30 पर वो हुआ जिसे देख इंसान भी डर गया। एक जोरदार धमाका जिससे जमीन हिल गई और आसमान लाल हो गया। और फिर आसमान में धुआं एक बड़ा गुब्बारे की तरह दिखाई दे रहा था और उससे निकल रहा था जोरदार चमकता हुआ रोशनी। वो रोशनी कोई रहस्यमयी रोशनी नहीं थी, बल्कि वो रोशनी थी एक बड़े आग के गोले का। आसमान में ऐसा दिख रहा था मानो सूरज धरती को छू लिया हो। और ये नजारा देखकर रॉबर्ट ओपनहाइमर को गीता का एक श्लोक याद आ गया। और वो श्लोक यह था कि अब मैं मृत्यु बन चुका हूँ, संसार का संहारक बन चुका हूँ। यह धमाका तो सिर्फ एक मेरा परीक्षा था, लेकिन इसके ठीक 20 दिन बाद 6 अगस्त और 9 अगस्त साल 1945 के दिन जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर ये नया आविष्कार कहर बनकर टूट पड़ा। और इस कहर के बाद एक ही पल में जापान के लाखों लोग भाप बनकर हवा में उड़ गए। और अगले 2 महीने में रेडिएशन फैलने के कारण जापान के मरने वाले लोगों की संख्या इससे 2 गुना बढ़ गई। और इसके बाद कई लोगों को कैंसर, हैंडीकैप और शारीरिक बीमारियां हो गई। यह तबाही देखकर ओपनहाइमर ने जिस फिजिक्स के सूत्र के आधार पर ये परमाणु बम बनाया था, इस सूत्र के रचयिता यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उस दिन पूरा दिन रोए थे। और इंसानियत ने पहली बार देखा था कि विज्ञान अगर अपनी संवेदना खो देता है तो वो राक्षस बन जाता है। जापान पे कहर बरसाने वाले 2 न्यूक्लियर बम थे, लिटिल बॉय और पैटमैन, जिसमें लिटिल बॉय में यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया गया था और पैटमैन में प्लूटोनियम का। और ये दोनों ही तत्व बहुत ही खास है क्योंकि ये फिक्शन प्रक्रिया करते हैं। और यह प्रक्रिया में होता यह है कि यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 जब न्यूटन से टकरा जाता है और टकराते ही फट जाता है और फटते ही ये बहुत तेजी ऊर्जा में न्यूटन्स को छोड़ता है और साथ ही उनमें से निकलते हैं कई और न्यूटन्स जो बाकी परमाणुओं को तोड़ता है। और वो परमाणु ऊर्जा के साथ मिलकर और भी न्यूटन्स को पैदा करता है और वो न्यूटन्स और वो परमाणु इस तरह से लगातार सिलसिला शुरू हो जाता है। और इस सिलसिले के बाद एक ऐसा ऊर्जा निकलता है जिससे कि उस ऊर्जा में अगर इंसान खड़ा हो जाए तो 30 सेकंड के अंदर अंदर उस इंसान की राख भी ना बचे। और ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक यूरेनियम का एक एक बूंद खत्म ना हो जाए। और इसी को कहते हैं अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। और यही न्यूक्लियर बम का असली रहस्य है। इसे दोस्तों और भी मैं इजी करके समझाता हूँ जिससे कि 5 साल का बच्चा भी आसानी से समझ जाए। आपने दोस्त कभी जिंगा वाला गेम खेला है जहाँ पर आप एक के ऊपर एक ब्लॉक रखते जाते हैं। इस जिंगा गेम में आप जितने ब्लॉक्स एक के ऊपर एक रखते जाते हैं ब्लॉक्स उतना ही अनस्टेबल हो जाता है और यह स्ट्रक्चर उतना ही भारी हो जाता है। और जब इसकी हाइट बहुत ही ज्यादा या हाई हो जाती है तो सिर्फ एक छोटे से कम वजनी ब्लॉक्स भी रखने के बाद ये पूरा ठहर जाता है। ठीक वैसे ही यूरेनियम और प्लूटोनियम बहुत ही वजनदार होता है, इसलिए एक छोटा सा न्यूक्लियस को भी ऐड करने पर ये पूरा स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाता है और जिसके बाद एक बहुत ही भारी मात्रा में ब्लास्ट होता है और असंख्य मात्रा में ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। एक यूरेनियम का परमाणु बम जो चुपचाप शांत बैठा है जब तक उसे कोई छेड़े ना, लेकिन जैसे ही हम उस पर न्यूटन्स को मारते हैं तो वो फट जाता है। फटते ही बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करता है और उस गर्मी से 3 न्यूटन्स पैदा हो जाता है और ये तीनों न्यूटन्स और यूरेनियम मिलकर परमाणु को फोड़ते हैं जिससे कि और ज्यादा गर्मी पैदा होता है और ज्यादा न्यूटन्स पैदा हो जाता है। और ऐसे ही वही चैन लगातार चलती रहती है और यही अनकंट्रोल्ड चैन जब हमारे परमाणु में शुरू हो जाता है और ऐसे ही चैन
लगातार चलती है और हजारों परमाणु में एक साथ ये अनकंट्रोल चैन शुरू हो जाती है तो धरती कांप जाती है, मानो सूरज जितनी ताकत एक छोटे से परमाणु बम में प्रचंड होकर समा गई है। और ऐसा भयानक विस्फोट होता है, यही होता है न्यूक्लियर ब्लास्ट। साल 1945 में जब जापान की धरती पे लिटिल बॉय बम यूज हुआ तो उसमें 64 किलोग्राम यूरेनियम था और उस वक्त उसकी ऊर्जा 15,000 बारूद TNT जितनी थी। और आज के परमाणु बम इतने एडवांस हो चुके हैं कि अगर हम उसमें 1 किलोग्राम यूरेनियम यूज करें तो 20,000 TNT ऊर्जा पैदा कर सकता है, यानी कि 80 गुना ज्यादा ताकतवर। और यही डरावना सच है। आज के परमाणु बम बहुत ही छोटे होते हैं लेकिन बहुत ही भयानक होते हैं। अब चलिए जानते हैं जापान पे फूटने वाले बम लिटिल बॉय बम कैसे काम करता है। तो लिटिल बॉय का डिजाइन एक गन जैसा था जिसके भीतर 2 टुकड़े थे, एक था सब क्रिटिकल मास और दूसरा था सुपर क्रिटिकल मास। दोनों ही चुस्त रूप से अलग अलग रखा गया था ताकि बम फटने से पहले खुद ही आपस में विलय होकर ना फट जाए। अब जैसे ही उसे गिराया गया उसके पिछले लगी हुई विंग्स उसे बैलेंस करने लगा। अंदर लगी बैटरी चालू हुई, सर्किट एक्टिव हो गया और जब ये बम फेंकने के बाद जमीन से 1900 फीट ऊपर था तब इसका ट्रिगर एक्टिव हो गया, जिससे उसमें बैग में भरे कोरोडेट पाउडर को जलाया और ट्रांजिशन कार्बोडाइड डेक्स 300 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उसे आगे के बॉक्स में रखे यूरेनियम के मास से टकराया। और ऐसा होते ही क्रिटिकल मास के वैल्यू ट्रिगर हो गई और यहाँ पर न्यूट्रॉन्स को इंजेक्ट करना शुरू हो गया और फ्यूजन की प्रक्रिया तुरंत शुरू हो गई। और इस फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद तुरंत ही चैन रिएक्शन शुरू हो गया और इसमें से इतनी तेज ऊर्जा निकली कि 12,000 फीट का एक गोला बन गया और उस गोले ने 60,000 फीट ऊपर तक कवर कर लिया और जिसका तापमान था करीब 65,000 डिग्री सेल्सियस। और इस 60,000 फीट की रेंज में जितने भी इंसान थे वो सब भाप बनकर हवा में उड़ गए, हड्डियां भी नहीं बची। और ये धमाका सिर्फ गर्मी नहीं लाया बल्कि आग की रफ्तार से शॉक वेव लाया। उसके आसपास के सभी इमारतें तुरंत ही ध्वस्त हो गई। करीब 4 किलोमीटर के रेंज में जितने भी इमारतें थे वो सब के सब एक साथ पल में ध्वस्त हो गया। लेकिन इससे जो रेडिएशन निकला वो एक अदृश्य जहर था जो कई 100 किलोमीटर तक फैल रहा था और हफ्तों तक नहीं, महीनों तक नहीं बल्कि पीढ़ियों तक ये अपना असर छोड़ता रहा। यह बम सिर्फ एक विस्फोट नहीं था, यह बम इंसानियत के मुंह पर एक जोरदार चाटा था। हिरोशिमा और नागासाकी में इस हमले के बाद करीब 5 से 10 लाख लोग मारे गए। ओपेनहाइमर ने अपनी इस रचना पर पछतावा व्यक्त किया और वो जीवन भर पछताता रहा। ओपेनहाइमर ने इस विस्फोट के बाद दुनिया के कई मंचों पर जाकर दुनिया को समझाया कि इस बम को बनाना रोक दिया जाए, नहीं तो दुनिया भी खत्म हो जाएगी। लेकिन विज्ञान की आवाज को राजनीति ने हमेशा के लिए दबा दिया। आज दुनिया के पास 12,500 से ज्यादा न्यूक्लियर बेसिस मौजूद और उस वक्त के न्यूक्लियर बम से आज के न्यूक्लियर बम हजारों गुना ज्यादा ताकतवर है। आज दुनिया के करीब 10 देश इस राक्षस को अपने गोद में पाल रहा है। यह ऐसा है मानो एक हाथ में आप पेट्रोल लेके खड़े हो और दूसरे हाथ में आप चिंगारी लेकर खड़े होकर घूम रहे हो और कब ये दोनों हाथ आपका टकरा जाए और ये दोनों आपस में टकरा जाए आपको पता भी ना चले। आज 80 साल हो गए लेकिन हर देश इस राक्षस से डरता है। जापान के उस इंसिडेंट के बाद आज तक किसी भी देश ने इस राक्षस को चलाया नहीं है, बस इससे डरते हैं। लेकिन क्या इंसान इतने समझदार हो चुके हैं कि भविष्य में भी हम इसे नहीं चलाएंगे या फिर बस किस्मत अभी तक हमारा साथ दे रहा है। यह कहानी एक विज्ञान कथा नहीं बल्कि एक हकीकत है। अब सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ, क्या दुनिया में न्यूक्लियर वेस्ट को खत्म किया जाना चाहिए या फिर इसे कंटिन्यू रखना चाहिए? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसा ही वीडियो देखना आप पसंद करते हैं तो हमारा चैनल एक्सप्लोर टाउन को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना महत्वपूर्ण राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।
और फिर मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय।